हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो चलिए, आप सभी की डिमांड पर जी हां मैं लेकर आ गया हूं आप सब के लिए एक और सीरीज। और आज की इस लाइव क्लास सीरीज 284 नंबर में हम आपको करवाने वाले हैं 115 वन लाइनर क्वेश्चन। जी हाँ, ये 115 वन लाइनर क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने जो 10th क्लास की बुक्स है वहाँ से लिए हैं। जी हाँ, 10th क्लास की बुक्स। और अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स जो 10th क्लास हरियाणा बोर्ड से अगर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे साथ में कर सके लाइव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है और ये फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में रहेंगे। जी हाँ, जैसे कि खाली स्थान है हम उनको भरते हैं तो वैसे ही फॉर्म में रहेंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहले प्रश्न में यहाँ पर पूछा गया है कि घर के निकट गड्ढे खड़े पानी में गड्ढों के अंदर खाली स्थान का छिड़काव करना चाहिए। जी हाँ, अगर घर के आसपास में कोई भी गड्ढा है या फिर बरसात के दिनों में अगर पानी खड़ा हो जाता है तो उस सिचुएशंस में हमें जो डीडीटी का छिड़काव है वो करना चाहिए। अब डीडीटी का छिड़काव करने से होगा क्या कि जो पानी खड़ा होगा उसके अंदर कोई भी जो इंसेक्ट्स हैं, जो कीट पतंगे हैं और मच्छर है वो पैदा नहीं होंगे। और आप जी हाँ, जो कम्युनिकेबल डिजीज और साथ में जो मच्छरों के द्वारा या फिर बैक्टीरिया या फिर फंगल इन्फेक्शन फैलते हैं आप उनसे बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वायु में खाली स्थान गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो कौन सी गैस की मात्रा होती है? ये रहती है आपकी नाइट्रोजन की। अब नाइट्रोजन की अमाउंट होती है 78%। जी हाँ, 78% होती है नाइट्रोजन की मात्रा और 21% होती है ऑक्सीजन की। ठीक है, और 0.03 यहाँ पर रहेगी कार्बन डाइऑक्साइड की। और जो अदर गैसेस का मिक्सर है वो आपका बाकी रिटेन में यहाँ पर रह जाएगा। ठीक है, 0.97। ठीक है, इसमें आपके वाटर वेपर्स, ठीक है, ड्रॉपलेट्स और जो डस्ट पार्टिकल्स है वो आपके सारे शामिल हो जाएंगे। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न में पूछा गया है कि विश्व में खाली स्थान प्रतिशत व्यक्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर जी हाँ, पूरे विश्व की बात हो रही है। तो कितने प्रतिशत ऐसे व्यक्ति हैं जिनको यहाँ पर जो सुरक्षित पेयजल या फिर कह सकते हैं जो पीने का पानी है वो उपलब्ध नहीं है? तो लगभग 25%। जी हाँ, 25% जो आबादी है पूरे विश्व में उनको पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता। तो जी हाँ, हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमारे भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जहां से आपको पीने का पानी, तालाब है और भी बहुत सारे आपके पास में सोर्सेज है कि जहां से आपको अच्छा पानी पीने का मिल रहा है। तो हमें पानी की जो कीमत है उसको समझना चाहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है अच्छे स्वास्थ्य हेतु हमें खाली स्थान से सांस लेनी चाहिए। जी हाँ, अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो हमें नाक से सांस लेनी चाहिए। अब नाक से सांस लेने का मतलब क्या है? जी हाँ, जब आप अपनी नासिका से जब श्वास लेते हैं तो जब श्वास लेते हैं तो इसका आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि जो आपकी नाक है, नाक के अंदर होते हैं छोटे छोटे सीलिया। तो ये सीलिया क्या करते हैं, आपका जो भी आप सांस ले रहे हैं उसको प्योरीफिकेशन का काम करते हैं। जी हाँ, मीन्स ये कह सकते हैं कि जो हवा है उसको छानने का काम करते हैं और जो डस्ट पार्टिकल है वो आपके नाक के इन बालों पर और साथ में जो नाक के अंदर होती है म्यूकस मेम्ब्रेन उस पर आपका जो म्यूकस निकलता है उस पर आपके डस्ट पार्टिकल चिपक जाएंगे और आप जो शुद्ध हवा है वो ले पाएंगे। हम अगर मुंह से सांस लेते हैं तो उस टाइम पर जी हाँ, बहुत सारे ऐसे कीट पतंगे या फिर कह सकते हैं कि जो डस्ट पार्टिकल है वो आपके मुंह के अंदर जाने की आपकी पूरी संभावनाएं बनी रहती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि मोटर गाड़ियों के हॉर्न एवं लाउड स्पीकरों से खाली स्थान प्रदूषण होता है। तो कौन सा प्रदूषण होता है? तो ये हो जाएगा आपका ध्वनि प्रदूषण। जी हाँ, आपका नॉइस पोल्यूशन होता है। नॉइस पोल्यूशन जी हाँ, अगर हॉस्पिटल के पास में है या फिर अगर आप अपने स्टडी रूम के पास में अगर स्टडी कर रहे हैं तो जी हाँ, आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन होती है। तो इसी वजह से जी हाँ, जब भी आप गाड़ियों के हॉर्न बजाएं तो जहां पर ज़रूरत है वहीं पर बजाएं, अदरवाइज उसको खाली अगर आप कहीं पर भी रेड लाइट पर खड़े हैं तो अगर आप उसको वैसे ही हॉर्न को बजाते रहेंगे तो भाई आपके रेड लाइट हॉर्न बजाने से बंद नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए। और जी हाँ, नॉइस पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हमारे जो कान है और उन कान, देखिए कान हमारा सुनने का काम करते हैं और प्लस में जो हमारा बॉडी का बैलेंस बनाने का काम है एनवायरनमेंट के साथ में ये करते हैं। तो इसी के लिए यहाँ पर जो ध्वनि प्रदूषण है ये आपका घातक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है
स्वस्थ शिक्षा लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े व्यवहार से संबंधित है, यह कथन किसका है? तो भाई ये कथन आप जरूर याद कर लीजिएगा। स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि स्वस्थ शिक्षा लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े व्यवहार से संबंधित है, यह कथन सोफी का कहा हुआ है। प्रश्न, स्कूल भवन खालिस्तान वातावरण में बनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के एमसीक्यूज की फॉर्म में ये पूछ लिया जाए तो आप लिखेंगे जहाँ पर स्वच्छता हो और शांतिमय। शांतिमय का मतलब है कि वहाँ पर शोर शराबा न हो, तो ऐसी जगह पर आपका जो स्कूल का भवन है या फिर ये कह सकते हैं जो स्कूल की बिल्डिंग है उसको बनाया जाना जरूरी रहेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि घर का फर्श खालिस्तान होना चाहिए। तो घर का फर्श वो कैसा होना चाहिए? आपको पक्का और मजबूत बनाना जरूरी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है प्रदूषित जल से खेती करने पर मिट्टी की उर्वरता खालिस्तान हो जाती है। जी हाँ, अगर जो आपका प्रदूषित जल, जी हाँ, जो पोल्यूटेड वाटर है, अगर हम उससे हमारी जो ज़मीन की हार्वेस्टिंग का काम करते हैं, मीन्स ज़मीन के अंदर पानी लगाने का काम करते हैं, तो उससे हमारी जो ज़मीन की मिट्टी की उर्वरता है, मीन्स जो आप ये कह सकते हैं जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है, हम श्वसन क्रिया में खालिस्तान गैस को अंदर लेते हैं। जी हाँ, तो हम जब एनवायरनमेंट से हवा लेते हैं तो उसमें होती है आपकी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। तो हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तो इसमें से 16% हम बाकी इन्वायरमेंट में वापस छोड़ देते हैं और सिर्फ 5% इसमें से ऑक्सीजन का हम यूज़ कर पाते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को हम श्वसन प्रक्रिया में यूज़ करते हैं। यूज़ करेंगे तो ये होती है आपकी क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का आप प्रयोग कर सकते हैं, इससे साफ किया जा सकता है। अगर आपके पास क्लोरीन नहीं है तो ब्लीचिंग पाउडर है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, और प्लस में कर सकते हैं फिटकरी का यूज़। अगर फिटकरी भी नहीं है भाई तो पानी को उबाल लीजिए और फिर पीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है, पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस एनवायरनमेंट डे है, ये आपका 5 जून को मनाया जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, घर बनाने के लिए भूमि खालिस्तान होनी चाहिए। तो घर बनाने के टाइम पर अगर आप भूमि का चुनाव करते हैं तो जो कठोर है, मीन्स हार्ड सरफेस होना चाहिए, और शुष्क होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए। अगर आप जो ज़मीन जिस पर आप भवन बनाने की बात कर रहे हैं, मीन्स जो आप मकान बना रहे हैं, अगर वहाँ पर उसके अंदर मॉइस्चर होगा, जी हाँ, मिट्टी के अंदर मॉइस्चर है, या फिर ये कह सकते हैं बार बार उसके अंदर सीलन आ रही है, तो इससे घर के ढहने के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और वो भूमि भी कठोर नहीं रहेगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया, किसी देश का कल्याण खालिस्तान स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। तो पर्यावरणीय स्वास्थ्य, जी हाँ, पर्यावरण आपका कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, तो यहाँ पर डिपेंड करेगा कि आपका देश का कल्याण हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया, वायु अनेक गैसों का खालिस्तान है। जी हाँ, तो वायु जो है आपकी एयर है, ये कई गैसों का मिक्सचर है, आपको ये याद रखना है। और जैसे मैंने बताया था कि जो नाइट्रोजन है वो 78% है, ठीक है, ऑक्सीजन है 21% है, 0.03% आपकी हो जाती है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, और जो अदर गैसेज या फिर आप इसको कह सकते हैं कि जो मिक्सचर है वो आपका 0.97 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि ओजोन गैस के कारण खालिस्तान झिल्ली नष्ट होती है। तो जी हाँ, ओजोन गैस के कारण जो हमारी श्लेष्मिक या फिर ये कह सकते हैं कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये आपकी नष्ट होती है, मीन्स म्यूकस मेम्ब्रेन को नुकसान पहुंचता है। और ओजोन गैस, जी हाँ, ओजोन गैस एक ऐसी गैस है जिसके अंदर देखिए जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, ओजोन गैस के अंदर ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल होते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है। तो जो विश्व स्वास्थ्य वर्ल्ड हेल्थ डे जो बनाया जाता है, ये आपका याद रखिएगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, घर में गंदगी फैलने का मुख्य खालिस्तान के उचित स्थान का न होना है। मीन्स जो आप घर के अंदर कूड़ा और करकट डालते हैं, मीन्स जो आपके पास में वेस्ट गार्बेज है, आप उसका कैसे यूज़ करते हैं और उसका कैसे आप निपटान करते हैं, इस बात पर निर्भर करेगा। तो घर के अंदर, जी हाँ, अगर हो सके तो एक तो जो गीला आपका कचरा है उसके लिए और एक जो सूखा कचरा है उसके लिए, और हो सके तो जो आपका ऐसा आप अगर देखिए जो बायोडिग्रेडेबल है, मीन्स उसको आप दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि कागज़ है, केले के छिलके या फिर फलों के जो छिलके होते हैं, वो आपके क्या करेंगे, मिट्टी के अंदर वापस से मिल जाएंगे। तो आप ऐसे जो प्रोडक्ट हैं उनको अलग से चुनाव कर लीजिए, और जो प्लास्टिक वगैरह है तो आप उसका अलग से चुनाव कर लीजिए, और उसको वापस से आप जो कूड़ा लेने वाले आते हैं आप उनको दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है
कि स्वस्थ जीवन का वह गुण है जिससे व्यक्ति दीर्घायु होकर उत्तम सेवाएं प्रदान करता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है J.F. विलियम का। जी हाँ, याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्वस्थ जीवन का वह गुण है जिससे व्यक्ति दीर्घायु होकर उत्तम सेवाएं प्रदान करता है। तो ये J.F. विलियम का है और ये हाल ही के एक एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है, विश्व जल संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो यहाँ पर जी हाँ, विश्व जल संरक्षण दिवस है, ये आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है, पौधे खाली स्थान का प्रयोग करके वायु को शुद्ध करते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर देखिए पौधे जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को तो एनवायरनमेंट के अंदर छोड़ देते हैं और अपने पास में जो CO2 है उसको वापस से ले लेते हैं। जी हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ये यूज़ करते हैं और जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसको आपका एनवायरनमेंट में बढ़ाने का काम करते हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आप जी हाँ, जैसे ही सावन का महीना आए, जैसे कि अभी है, तो इस मौसम के अंदर आप अपने घर के आसपास में और अपने स्कूल के एनवायरनमेंट में जी हाँ, जो पौधारोपण है, ट्री प्लांटेशन है, वो ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि खालिस्तान एक संपूर्ण भोजन है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये है आपका दूध। जी हाँ, दूध को बच्चे के लिए एक संपूर्ण आहार के रूप में देखा जाता है। और अगर हम वहीं पर बड़ों की बात करें तो भाई ये एक तरह से पूर्ण आहार नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जो विटामिन सी है वो आपकी नहीं होती, विटामिन सी और आपका आयरन। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि खालिस्तान की कमी से पुरुषों में नपुंसकता व महिलाओं के अंदर बांझपन हो सकता है। तो यहाँ पर जी हाँ, याद रखिएगा, विटामिन ई है, ये आपका रिस्पॉन्सिबल रहता है कि पुरुषों के अंदर जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है और महिलाओं की जो फर्टिलिटी है वो भी कम हो जाएगी, तो बांझपन उनके अंदर पैदा हो जाएगा। तो ये है विटामिन ई की कमी के कारण। और विटामिन ई आपको कहाँ से मिलेगा? जी हाँ, जो भी आपका साबुत अनाज है, ठीक है, और जो ग्रेन्स है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है, खालिस्तान जख्म से बहते रक्त को रोकने में सहायक है। तो जो विटामिन के है, जी हाँ, विटामिन के आपकी बॉडी खुद बनाती है। तो विटामिन के आपकी बॉडी के अंदर ज़रूरी है। अगर आपको घाव हो जाएगा तो उस घाव को भरने का काम है ये आपका विटामिन के करता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है, विटामिन ए आँखों की रोशनी में सहायता करता है। तो जी हाँ, विटामिन ए आंखों की रोशनी में क्या करेगा? वृद्धि का काम करेगा, वृद्धि करने में सहायक रहेगा। जी हाँ, अगर विटामिन ए नहीं है आपकी बॉडी में, और विटामिन ए का जो स्टोरेज है वो आपका लीवर करता है, यकृत जिसको आप कहते हैं, और अगर विटामिन ए कम हो जाए तो आपको रतौंधी या फिर ये कहिएगा कि नाइट ब्लाइंडनेस है, उसकी दिक्कत हो जाती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया, विटामिन खालिस्तान पानी में घुलनशील है। तो यहाँ पर विटामिन बी और सी ये आपके पानी के अंदर घुलनशील है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो याद रखिएगा, वाटर सोल्यूबल जो विटामिन है इसमें आपका बी और सी आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा टाइम तक नहीं ठहरते। जी हाँ, जब भी आपको यूरिन का प्रेशर होता है और आपको जितना स्वेट आता है तो यहाँ पर इसका लॉस होता है। तो आप इसको बार बार अपने खाने के अंदर इनकी पूर्ति है वो जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि खालिस्तान की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। तो जी हाँ, आयोडीन की कमी से, आयोडीन एक तरह से कह सकते हैं कि एक मिनरल है, ठीक है, आपका खनिज तत्व है, और ये खनिज तत्व आपको मिल जाएगा जो सी फूड है, इसके साथ में जो आपको मिलता है सॉल्ट, ठीक है, जो आपका आपने आयोडाइज्ड सॉल्ट का नाम जरूर सुना होगा, आयोडाइज्ड सॉल्ट का ये, या फिर जो दूसरे आपके सी सॉल्ट होते हैं उनके अंदर जो आयोडीन की मात्रा है उसको मिलाया जाता है। और एक तरह से आप ये कहिएगा कि जैसे मैंने ये एरो बनाया है और इस एरो का जो अगला पॉइंट है, ठीक है, जो इस एरो का अगला पॉइंट है, इस टिप को आप आयोडीन के अंदर भिगो दे तो इतना डेली आपको ज़रूरत होती है, ठीक है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि बिल्कुल थोड़ी ही मात्रा में आपको आयोडीन है वो ज़रूरी रहता है। और ये आयोडीन आपकी बॉडी के अंदर जो थायराइड ग्लैंड्स है, जो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। और थायरोक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी का जो वेट है उसको बैलेंस करने का भी काम करता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि खनिज लवण लोहे की कमी से रक्त के खालिस्तान रक्त कण कम हो जाते हैं। तो जी हाँ, अगर खनिज लवण के अंदर आप ये कहिएगा कि जो खनिज लवण लोहे की कमी के कारण, मीन्स यहाँ पर जो आयरन है, अगर आपकी बॉडी के अंदर आयरन है वो कम हो जाए तो आपका क्या होगा? कौन से रक्त कण है कम हो जाएंगे? तो ये है आपके लाल रक्त कण, जिनको आप कहते हैं आरबीसी, ठीक है। तो आरबीसी जो है आपकी जो रेड ब्लड सेल्स है वो कम हो जाएंगी, और रेड ब्लड सेल्स कम होने से आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कम हो जाती है। और ऑक्सीजन की सप्लाई कम है तो भाई एक तरह से आप ये कहिएगा कि अगर आपकी बॉडी में लोहा नहीं है तो एनीमिया, ठीक है,
आपको रक्तलापता हो जाएगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में कौन सहायक होती है। तो जो शरीर के अंदर आपके अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा होते हैं तो इसको आप क्लोरीन की सहायता से बाहर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि 1 ग्राम प्रोटीन में कितने कैलोरीज होती है। जी हाँ, यहाँ पर कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है आपको 1 ग्राम प्रोटीन से। और ये क्वेश्चन तो भाई कई बार आपके चाहे DSSB का एग्जाम है, UP TGT या फिर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, भाई मैं किसी भी एग्जाम का अगर नाम लूँ तो इस तरह के क्वेश्चन से कई बार पूछे जाते हैं। तो 4 आपको, जी हाँ, 4 किलो कैलोरीज मिलती है 1 ग्राम प्रोटीन से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि खालिस्तान हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है। तो जो आयरन है या फिर आप इसको लोहा कहिएगा, तो जो आयरन है आपका हीमोग्लोबिन बनाता है और हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और हीमोग्लोबिन जितना बॉडी के अंदर आपका अच्छा होगा उतना ही आपकी बॉडी के अंदर आरबीसीज भी अच्छे की बॉडी में नहीं है, तो प्रोटीन की कमी से ये हो सकता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न में पूछा गया है कि आंवले में किस विटामिन की अधिकता होती है। तो एक तरह से आप इसको क्वेश्चन को ऐसे पढ़िएगा कि आंवले में किस विटामिन की अधिकता होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि आंवले में विटामिन खालिस्तान की अधिक मात्रा पाई जाती है, तो विटामिन सी। और एक क्वेश्चन भाई विटामिन सी से रिलेटेड ये पूछा गया था कि जो यूपी टीजीटी का भी एग्जाम हुआ था, उस यूपी टीजीटी के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि टमाटर है, अमरूद है और 2 वहाँ पर और ऑप्शन दिए गए थे, तो किसके अंदर सबसे ज़्यादा आपका विटामिन सी रहेगा। तो उस क्वेश्चन में था कि जो अमरूद है, अमरूद के अंदर विटामिन सी है और उसके बाद में टमाटर के अंदर विटामिन सी आपको प्रचुर मात्रा में मिल जाएगा। वहाँ पर आंवला नहीं दिया हुआ था, अगर आंवला दिया होता तो आप आंवले पर क्लिक करते, और अगर आंवला नहीं है, नींबू वहाँ पर दिया होता तो आप नींबू पर क्लिक कर देते। अगर नींबू भी नहीं होता तो फिर आपको मौसमी है या फिर कीनू है वो दिया होता तो आप उस पर क्लिक करते, और उसके में था सिर्फ आपका टमाटर और आपका अमरूद, तो अमरूद आपका जी हाँ सबसे ज़्यादा विटामिन सी में रहता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि हमारे शरीर में ऊर्जा का संग्रह खालिस्तान से होता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा का संग्रह है वो आपका वसा का रूप ले लेता है। जी हाँ, जितना भी आप ग्लाइकोजन है, अगर आप ग्लाइकोजन मीन्स ये कह सकते हैं कि जो कैलोरीज आप लेते हैं अगर आप उसको बर्न नहीं करते हैं तो वो वसा का रूप ले लेती है। और वसा है वो आपको पता है कि सबसे लास्ट में एनर्जी देने का आपकी बॉडी के अंदर काम करती है। तो जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको आप बॉडी के अंदर जमा ना होने दें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है, सामान्यतः खट्टे फलों में विटामिन खालिस्तान पाया जाता है। तो जितने भी आपके सिट्रिक फूड है, ठीक है, जो सिट्रिक एसिड फूड होते हैं उनके अंदर आपको मिलता है विटामिन सी। जी हाँ, जिसमें मैंने अभी अभी नाम बताया था, आपका आंवला है, नींबू है, अमरूद है, ठीक है, आप टमाटर खा रहे हैं या फिर जो भी आपके खट्टे पदार्थ हैं उनके अंदर आपको विटामिन सी मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है, हमें दालों से खालिस्तान अधिक मात्रा में मिलता है। तो जी हाँ, यहाँ पर प्रोटीन का जो सबसे अच्छा स्रोत है ये रहती है आपकी दालें। जी हाँ, जो शाकाहारी है, शाकाहारी व्यक्तियों के लिए, पुरुषों के लिए, ठीक है, जो भी यहाँ पर ह्यूमन बींग्स है उनके लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रोटीन आप ले सकते हैं दालों से, ठीक है, जितनी भी आपकी दालें मिलेगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि रक्त में जल की मात्रा खालिस्तान प्रतिशत होती है। तो यहाँ पर रक्त के अंदर अगर जल की मात्रा की बात करें तो यह 90% हो जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रोटीन खालिस्तान एक यौगिक है। तो प्रोटीन क्या है, एक कार्बनिक है जिसके अंदर आपका कार्बन भी रहेगा, हाइड्रोजन भी रहेगा, ठीक है, ऑक्सीजन भी आपका शामिल रहेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि दूध में पानी की मात्रा खालिस्तान प्रतिशत होती है। तो पानी के अंदर जो दूध के अंदर जो पानी की मात्रा है ये आपकी 87.5% रहेगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है, हमारे शरीर में लगभग खालिस्तान प्रतिशत खनिज लवण पाए जाते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं आप अगर उनको यहाँ पर काउंट करेंगे तो 4%, जी हाँ, बॉडी का जो 4% भाग है वो आपके यहाँ पर मिनरल से ही बन जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि सुरक्षात्मक या जीवन तत्व खालिस्तान को कहा जाता है। तो जो सुरक्षात्मक और जीवन तत्व कहा जाता है तो ये होते हैं आपके विटामिन और खनिज लवण। जी हाँ, जो विटामिन है और मिनरल्स हैं ये आपके कह सकते हैं कि जो आपकी सेफ्टी को आपकी कह सकते हैं कि जो बॉडी को सेफ रखने का काम और इम्यून सिस्टम को बढ़ाने
बढ़ाने का काम करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि पोटेशियम की कमी से मांसपेशियां खालिस्तान हो जाती है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर पोटेशियम कम है तो आपकी मांसपेशियां वो कमज़ोर हो जाएगी। और पोटेशियम्स के लिए जी हाँ, जितने भी आपके घर पे घरेलू आपका जो भी खाना बनता है आप उसको ज़रूर खाएं। गुड़ का आप अच्छे से सेवन करें। इसके साथ में जो आपके फ्रूट्स हैं, फ्रूट के अंदर आप पपाया है, ठीक है, केला है, इस तरह के जो फ्रूट्स हैं उनको खा सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि अंकुरित बीजों से विटामिन खालिस्तान प्राप्त होता है। तो जितना भी अंकुरित अनाज है उससे आपको विटामिन ई मिल जाएगा, ठीक है, जिनको आप आजकल के टाइम पे जो इंग्लिश में हम कहते हैं उनको स्प्राउट्स, ठीक है, तो स्प्राउट्स आप कह सकते हैं उनको, या फिर अंकुरित अनाज, कोई भी अंकुरित अनाज है वहाँ पर आपको विटामिन ई अच्छी मात्रा में मिलता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम सन खालिस्तान में एटम वर्म में फहराया गया था। तो जो एटम वर्म ओलंपिक था ये 1920 में हुआ था और ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी के एग्जाम्स में अभी अभी हाल ही फिलहाल में पूछा गया था। तो 1920 के अंदर एटम वर्म में पहली बार आपका ये जो ध्वज है फहराया गया था। 1914 में इसको बनाकर तैयार कर दिया गया था। 1916 में इसको फहराया जाना था, लेकिन यहाँ पर जो आपका 1916 का ओलंपिक था ये कैंसिल हो गया था, ठीक है, इसीलिए 1920 में इसको फहराया गया। इसको इतना आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक ध्वज का रंग खालिस्तान होता है। तो ओलंपिक ध्वज जो है ये आपका सफ़ेद कलर का रहेगा। अगला प्रश्न है प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल सन खालिस्तान में शुरू हुए थे। तो पहले जो आपके आधुनिक ओलंपिक है ये 1896 में खेले गए थे। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो पहले अध्यक्ष थे इनका नाम था देमेत्रिस विकिलेस, ठीक है, देमेत्रिस विकिलेस यहाँ पर पहले अध्यक्ष थे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों में खालिस्तान देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो जो पहले आपके आधुनिक ओलंपिक हुए थे उसमें 14 देशों के जो खिलाड़ी थे उन्होंने भाग लिया था। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाली संस्था का मुख्यालय खालिस्तान में है। तो लुसाने स्विट्जरलैंड, और ये क्वेश्चंस भी यूपी टीजीटी के एग्जाम्स में आया हुआ था। अब जो भी साथी, जी हाँ, जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं और एक तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आपकी 10th क्लास की बुक्स हैं, जी हाँ दोस्तों, मैं फिर यहाँ पर रिकमेंड करूँगा और मैं रिक्वेस्ट करूँगा भाई प्लीज़ 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 जितनी भी आपकी 9th से लेकर 12th क्लास CBSE बुक्स आपको मिल रही हैं या फिर आपको जो स्टेट बोर्ड है आपकी उनकी जो भी बुक्स मिल जाए शारीरिक शिक्षा और जी हाँ शिक्षा से रिलेटेड और जो मनोविज्ञान से रिलेटेड है, आप उन बुक्स को ज़रूर पढ़िए भाई, वहीं से आपके जो लगभग क्वेश्चन सब बन जाते हैं। अभी अभी देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जो अभी यूपी टीजीटी जो 8 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था, यूपी टीजीटी आपका जो अभी एग्जाम हुआ शारीरिक शिक्षा का, इसके अंदर भाई जो अभी हाल फिलहाल में मैं आपको ऐसे 6 क्वेश्चन बता चुका हूं जो यहां पर लिए गए थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि ओलंपिक खेल प्रत्येक खालिस्तान के अंतराल पर होते हैं। तो ये आपके 4 साल के अंतराल पर मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत है खालिस्तान इवेंट से हुई थी। तो जो प्राचीन ओलंपिक आपके खेले जाते थे उनकी जो शुरुआत है वो ट्रैक इवेंट से मानी गई है। और ट्रैक इवेंट में कौन सा इवेंट था, जी हाँ, 200 यार्ड की आपकी सीधी स्ट्रेट रेस एक होती थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि ओलंपिक झंडे में खालिस्तान छल्ले होते हैं। तो 5 अलग अलग रंग के इंटरलॉक छल्ले आपके बने रहते हैं। इंटरलॉक का मतलब आपस में जुड़े हुए। बैरन डी कुबर्टिन का जन्म 1 जनवरी खालिस्तान को हुआ था। तो 1 जनवरी 1863 को बैरन पीरे डी कुबर्टिन का जन्म हुआ था और ये फ्रांस के रहने वाले थे। इतना आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि सन 2016 के ओलंपिक गेम्स खालिस्तान में आयोजित हुए थे। तो ये आपके रियो द जनेरियो के अंदर हुए थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न है हमारे तिरंगे झंडे से रिलेटेड। तो प्रश्न में पूछा गया कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में खालिस्तान रंग सबसे ऊपर होता है। तो यहाँ पर जो ध्वज है हमारा और उस ध्वज के अंदर जो कलर है वो आपका केसरिया जो कलर है, सैफरन जो कलर है वो आपका सबसे ऊपर रहेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है, देखिए ये भी आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय शोक जब भी होता है तो उस समय राष्ट्रीय ध्वज को खालिस्तान झुकाया जाता है। तो कितना झुकाया जाएगा, आधा झुकाया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। जब भी कोई राष्ट्रीय शोक होगा तो उस टाइम पर जो हमारा जो ट्राई कलर का तिरंगा है इसको, जी हाँ,
आधा झुकाया जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि राष्ट्रीय ध्वज में अंकित चक्र खालिस्तान का प्रतीक है। तो जो अंकित चक्र है, जी हाँ, नीला कलर का आपको एक जी हाँ मिल जाएगा और उसके अंदर ऐसे बहुत सारी तिलियाँ बनी हुई होती हैं। बहुत सारी का मतलब है कितनी होती है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कितनी तिलियाँ होती हैं हमारे इस राष्ट्रीय चक्र के अंदर, ठीक है। और ये प्रतीक है आपकी जीवन की गतिशीलता का, मीन्स यहाँ पर हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहें और गतिशील बने रहें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि राष्ट्रीय गान को गाने का समय कितने सेकंड का है। तो राष्ट्रीय जो गान है ये आपका 52 सेकंड में गाया जाता है। जी हाँ, जो राष्ट्रीय गान है ये 52 सेकंड में गाया जाता है। और एक और क्वेश्चन आपके लिए, जी हाँ, इमरजेंसी सिचुएशंस में, जी हाँ, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जो स्टूडेंट है शायद वो भी देखेंगे इस वीडियो को, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई, आपातकाल जब भी होगा ना, मीन्स कोई भी संकट काल है, युद्ध की जब सिचुएशंस हो जाती है, तो संकट काल में जो राष्ट्रगान है उसको गाने का समय कितना होगा। जी हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो भी मुझे सबसे पहले कमेंट करेगा मैं उसके उस आंसर को जी हाँ पिन जरूर करूंगा, मीन्स वो सबसे ऊपर हाईलाइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को खालिस्तान को अपनाया था। जी हाँ, जो भारत ने राष्ट्रीय चिन्ह है वो कब अपनाया है, तो ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। अगला प्रश्न है, भारत एक खालिस्तान देश है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि जिसका कोई अपना धर्म नहीं होता, वो सभी धर्मों को समान लेकर चलता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज में समान अनुपात में 3 खालिस्तान पट्टियां हैं। तो ये अक्षैतिज होती है। अक्षैतिज का मतलब है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल को आप ऐसे ले लीजिएगा कि जब भी आप एक ध्वज बनाएंगे, और ये ध्वज का डंडा हो गया, ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर ऐसे 3 कलर के हॉरिजेंटल, ठीक है, आप इसको अक्षैतिज भी कह सकते हैं। तो 3 आपके यहाँ पर होंगे और बीच में आपका होगा अशोक चक्र। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न में पूछा गया है कि राज चिन्ह में फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते खालिस्तान लिपि में अंकित है। जी हाँ, यहाँ पर मुंडकोपनिषद के अंदर आपका लिया गया है, मुंडकोपनिषद एक सूत्र है, यहाँ पर इसमें से लिया गया है सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते है ये किस लिपि के अंदर लिखा गया है, तो ये लिखा गया है आपका देवनागरी। और देवनागरी हमारी जो हिंदी भाषा है इसकी लिपि रहेगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में प्रतिवर्ष खालिस्तान को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो ये आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, और जो 5 सितंबर को ये बनाया जाता है, भाई मैं सभी स्टूडेंट्स को ये भी बता दूं कि जो ये 5 सितंबर आपका शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ये हमारे जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, और ये थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। और ये पेशे से एक शिक्षक थे। इन्हीं की याद में कह सकते हैं कि इनके जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के तौर पर मनाते हैं। राष्ट्रगान को गाते समय हमें खालिस्तान की स्थिति में खड़ा होना चाहिए। जी हाँ, तो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन सिंपल होता है लेकिन हम उसका जवाब नहीं दे पाते। तो जब भी आप राष्ट्रगान गा रहे हैं तो याद रखिएगा कि आपको सावधान की सिचुएशन में खड़ा होना है। जी हाँ, आपका जो बॉडी पोस्चर होगा वो सावधान होगा, अटेंशन पोजीशन में आपको रहना होता है। और अगर भाई कई बार ऐसा होता है कि हम असेंबली के अंदर राष्ट्रगान कर रहे होते हैं, बच्चों को चक्कर आ जाते हैं, तो बच्चों को अगर चक्कर आते हैं तो उनको बोलिए कि सावधान की मूवमेंट में जब खड़े हैं तो अपने पाँव का पंजा हिलाते रहें। जी हाँ, जो पाँव का आपका टो है तो टो को आप अपना हिलाते रहें, उससे आपको चक्कर नहीं आएंगे। और दूसरा, अगर किसी को चक्कर आ जाए तो भाई एक टीचर का फर्ज ये है कि राष्ट्रगान को एक बार बीच में चलता रहे, लेकिन आप दौड़कर उस बच्चे की हेल्प करें, क्योंकि जान जरूरी है। राष्ट्रगान का सम्मान आप जब उस राष्ट्र की संपत्ति को बचा लेंगे तो अपने आप ही सम्मान आप कर लेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि राष्ट्रीय सप्ताह में खालिस्तान की याद दिलाता है। जी हाँ, तो जो राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है ये आपका शहीदों को याद करने के लिए मनाया जाता है, और हमें जो शहीदों की याद है वो दिलाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि वंदे मातरम गीत की संरचना है वो किसने की है। तो वंदे मातरम जो गीत है ये हमारा राष्ट्रीय गीत है, याद रखिएगा राष्ट्रीय गीत है ये है हमारा वंदे मातरम, ठीक है। और जो राष्ट्रगान है ये है हमारा जनगण मन अधिनायक। तो जो वंदे मातरम है ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि हमारा देश
खालिस्तान को आज़ाद हुआ था, तो हमारा जो देश है ये 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। और चलिए, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो मुझे यहाँ पर ये बताइएगा कि स्कूल्स के अंदर, जी हाँ, कई स्कूलों के अंदर 14 अगस्त ही सेलिब्रेट कर दिया जाता है। संडे की छुट्टी होती है, 14 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं। और 14 अगस्त मुझे ये बताइएगा कि किस देश का, हमारा एक ऐसा पड़ोसी देश है जो, जी हाँ, 14 अगस्त को आज़ाद हुआ है, उसका नाम क्या है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में हिंदी दिवस प्रति वर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है। जी हाँ, चलिए, तो ये है आपका 14 सितंबर। जी हाँ, 14 सितंबर को हम मनाते हैं हिंदी दिवस। जी हाँ, हिंदी दिवस हमें हमारे देश के अंदर मनाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा पैदा हो गए हैं। जी, अंग्रेज़ का मतलब है कि हम प्रायोरिटी नहीं देते। जैसे अभी मैंने बोला कि प्रायोरिटी का मतलब है हम अपनी भाषा को ही प्राथमिकता नहीं देते। हम कहते हैं कि हमें इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश ज़रूरी है भाई, लेकिन हमें ऐसी भी नौबत ना आए कि हम अपने ही देश के अंदर अपने ही हिंदी दिवस को मनाने के लिए एक दिन यहाँ पर निर्धारित करते हैं और उसी दिन हम हिंदी में ही सारा काम और हिंदी में ही हर तरह की जो गतिविधियाँ हैं उनको करने की शपथ लेते हैं। तो भाई ऐसी ज़रूरत ना पड़े, इसलिए अपनी जो हिंदी है उसको सम्मान दीजिएगा। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में जो नीरज चोपड़ा की बहुत सारी ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें वो बार बार कहती है भाई अगर आप मैं हिंदी में कन्फर्ट फील करूँगा, आप हिंदी में जवाब आप मुझसे हिंदी में आप क्वेश्चन मुझसे आप पूछिए, हिंदी में सवाल कीजिए, मैं उसका हिंदी में ही उत्तर दूंगा। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोग मुख्यतः खालिस्तान प्रकार के होते हैं। तो जो संक्रामक रोग है ये आपके 2 प्रकार के रहेंगे। ठीक है, अब कौन कौन से रहेंगे यहाँ पर आप नीचे इसमें देख पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है इसी से रिलेटेड है, तो ये पूछा गया है कि जो संसर्ग रोग हैं, ठीक है, कॉन्टेजियस रोग जो रहेंगे, कॉन्टेजियस जो रोग हैं ये खालिस्तान के संपर्क से फैलते हैं। तो ये कॉन्टेजियस का मतलब है कि आप प्रत्यक्ष रूप से उस रोगी के संपर्क में आ जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि खालिस्तान रोगी के अप्रत्यक्ष संपर्क से फैलते हैं, तो ये होते हैं संचारी। ठीक है, संचारी जो रोग होते हैं वो रोगी के जब आप अप्रत्यक्ष रूप में संपर्क में आते हैं तो ये फैलते हैं। अप्रत्यक्ष का मतलब है कि आप उससे टच नहीं होते हैं, ठीक है, आप उसको छूते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको वो रोग हो जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि मलेरिया का रोग वाहक क्या है। तो मलेरिया का जो रोग वाहक है ये है आपका मादा एनाफिलीज मच्छर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, टेटनस के जीवाणु मुख्यतः खालिस्तान में पाए जाते हैं। तो जो टेटनस के आपके जीवाणु रहते हैं जो आपको टेटनस का काम करते हैं और टेटनस को लॉकजा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये मिट्टी के संपर्क में आने से फैलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि प्रोटोजोआ खालिस्तान का कारण है। तो प्रोटोजोआ है ये आपका मलेरिया का मुख्य कारण रहेगा। जी हाँ, मलेरिया का मुख्य कारण क्या है, आपका प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ का संवाहक, प्रोटोजोआ का संवाहक का मतलब है कि जो उसको एक जगह से दूसरी जगह फैलाने का काम करता है, प्रोटोजोआ का जो लेकर चलता है वो है मादा एनाफिलीज मच्छर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि मलेरिया रोग को खालिस्तान बुखार भी कहा जाता है। तो जो मलेरिया रोग है इसको मौसमी बुखार भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि जो फाइलेरिया रोग है वो खालिस्तान द्वारा फैलता है। तो जो फाइलेरिया रोग है ये आपका कीटों के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, तपेदिक रोग मुख्यतः खालिस्तान प्रकार का होता है। तो जो तपेदिक रोग है ये आपका 2 प्रकार का हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, खसरा रोग का कारण खालिस्तान नामक जीवाणु है। तो जो खसरा रोग है वो किस जीवाणु के कारण फैलता है, तो ये नाम है आपका मोरबिली। जी हाँ, मोरबिली के द्वारा आपका जो खसरा रोग है ये फैलता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि चेचक एक भयंकर खालिस्तान रोग है। तो जो चेचक है ये आपका संक्रामक रोग हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि हैजा खालिस्तान के माध्यम से फैलने वाला रोग है। तो जो हैजा है वो दूषित पानी का प्रयोग करने से होता है। तो दूषित पानी से बचने के लिए आप पानी को उबाल लीजिए, फिटकरी डाल लीजिए, जो क्लोरीन है आप उसके अंदर वो डाल लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग खालिस्तान है। तो जो सबसे व्यस्त है ये है आपका हृदय। जी हाँ, हृदय है वो सबसे बिजी है, इसको कभी भी टाइम नहीं मिलता कि ये दूसरों को टाइम दे पाए। जी हाँ, अपने ही काम में लगा रहता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर खालिस्तान में पूछा गया क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है श्वास
श्वास क्रिया, जी हाँ श्वसन क्रिया इसको कहा जाता है। और इंग्लिश में आप इसको कहेंगे ब्रीथिंग। जी हाँ, आप सांस को अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं, ये ब्रीथिंग होती है। और जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन का मतलब है कि जो आपके एल्वियोली हैं, जी हाँ जो आपके अंदर वायु कोष्ठक हैं, उन वायु कोष्ठक से आपका जो गैसों का आदान प्रदान होता है उसको कहा जाता है रेस्पिरेशन। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि हमारे शरीर में लगभग खालिस्तान मांसपेशियां पाई जाती है। तो लगभग नहीं है भाई, ये एग्जैक्ट है कि 639 ही मांसपेशियां हमारे शरीर में होती हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि ऐच्छिक मांसपेशियों का संबंध खालिस्तान से होता है। तो जो ऐच्छिक मांसपेशी, ऐच्छिक मांसपेशियों का मतलब है कि जो आपकी वॉलेंट्री है, वॉलेंट्री का मतलब है कि जो आपकी इच्छा पर कार्य करते हैं। इच्छा का मतलब है कि जिनको आप संदेश देते हैं तो वो कार्य आपका करेगी। जैसे कि आपके हाथ हैं, पाँव हैं, ठीक है, तो ये सारी की सारी आपकी जो मांसपेशियाँ ये आपकी वॉलेंट्री या फिर ऐच्छिक मांसपेशियाँ कहिएगा। तो इन ऐच्छिक मांसपेशियों को आपका दिमाग कंट्रोल करता है। और ऐच्छिक मांसपेशियों को आप धारीदार मांसपेशियाँ के नाम से भी जानते हैं और इसके साथ में इसको कहा जाता है स्केलेटन मसल्स। ठीक है, कंकाल मांसपेशी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया, धमनियां खाली स्थान से आरंभ होती है। तो जो धमनियां है ये आपकी हृदय से आरंभ होती है। और हृदय, जी हाँ जो आपका हृदय है उस हृदय के अंदर आपके 4 जी हाँ चैम्बर बने होते हैं, 4 कक्ष रहेंगे। और जी हाँ जो आपका ये वाला बायां जो आपका निलय है, इस बाएं निलय से आपका जो अरोटा, ठीक है, अरोटा मीन्स महाधमनियां, और उससे आगे जो छोटी छोटी आपकी जो धमनियां बनती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये आपकी हृदय से आरंभ होती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी खालिस्तान की हड्डी होती है। तो ये है जांग की हड्डी। ठीक है, और इसको कहा जाता है फीमर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि अशुद्ध रक्त का संचार खालिस्तान के द्वारा होता है। अशुद्ध रक्त का मतलब है कि जिसके अंदर ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जिसके अंदर होती है उसको दूषित खून या फिर कह सकते हैं कि अशुद्ध रक्त कहा जाता है। तो जो अशुद्ध रक्त है उसको लाने का जो काम है, हृदय में पहुंचाने का काम है, ये आपकी शिराएं करती हैं। और शिराओं को कहते हैं वेन्स। और वेन्स में जो सबसे महाशिरा जिसको कहा जाता है, तो महाशिरा कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि व्यायाम करने से मांसपेशियों की कार्यक्षमता में खालिस्तान होती है। तो जब भी आप व्यायाम करते हैं और मांसपेशियां जो होती है उसकी कार्यक्षमता में क्या होगी? वृद्धि होगी, क्योंकि जो मांसपेशी तंतु हैं वो आपके ज़्यादा विकसित होंगे, नए बनेंगे और आपके अंदर ताकत आती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि व्यायाम करने से हृदय का आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। जी हाँ, जब भी आप व्यायाम करते हैं और लगातार आप डेली वर्कआउट कर रहे हैं, डेली आप अच्छा व्यायाम करते हैं, आप स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर बन जाते हैं, तो आपका जो हृदय का आकार है वो बढ़ जाता है। बढ़ने का मतलब है कि वो विकसित हो जाएगा। विकसित होने का मतलब है कि जो उसकी कार्यक्षमता है वो बढ़ेगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि व्यायाम करते समय खाली स्थान ऑक्सीजन की मात्रा अधिक खींचते हैं। तो जो अधिक मात्रा खींचने का काम है ये फेफड़े करते हैं। और जब भी आप जी हाँ ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, और ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो जी हाँ आपका ऊर्जा का जो यहाँ पर कहते हैं कि जो निर्माण है वो अच्छा होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि व्यायाम करने से भूख में खालिस्तान होती है। तो जी हाँ, जब भी आप व्यायाम करेंगे तो आपकी जो भूख है इसमें वृद्धि हो जाएगी। तो भाई अगर भूख नहीं लगती है तो व्यायाम आज से ही शुरू कर दीजिए, आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि रीढ़ की हड्डी को मनुष्य की शरीर का खालिस्तान माना जाता है। तो जी हाँ, जो रीढ़ की हड्डी है वो मनुष्य के शरीर का आधार स्तंभ है। जी हाँ, आधार स्तंभ का मतलब है कि एक ऐसा, जी हाँ आप कह सकते हैं कि सहारा है। अगर ये सहारा, या फिर ये कहिएगा कि अगर आपका जो रीढ़ की हड्डी है उसमें कोई भी आपको विकृति प्रदान हो जाती है, विकृति आपकी होती है, तो उसमें आपका जो बॉडी पोस्चर है वो अच्छा नहीं रहेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि रीढ़ की हड्डी में खालिस्तान कशेरुकाएँ होती हैं। तो रीढ़ की हड्डी में जो, देखिए भाई यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जो बच्चे यहाँ पर अभी 10th का एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, जो रीढ़ की हड्डी में भाई आपकी 33 जो होती है ना, 33 जो कशेरुकाएँ होती है वो छोटे बच्चे के अंदर होती है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हो जाएंगे तो ये आपकी 26 रह जाएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि जांग की हड्डी को खालिस्तान कहते हैं। तो जांग की हड्डी का नाम अभी मैंने बताया था, तो ये होता है फीमर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि फेफड़ों और शरीर के दूसरे भागों से
रक्त हृदय तक खाली स्थान के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो फेफड़ों और शरीर के दूसरे भागों से जो रक्त है, जो दूषित रक्त है, हृदय तक पहुंचाने का काम है ये आपकी शिराएं करती हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि खाली स्थान शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ये है आपकी जिगर। जिगर को आप कहते हैं लीवर, ठीक है, लीवर आप इसको कहिएगा या फिर आप इसको यकृत कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सबसे बड़ी होती है और इसका जो वजन है ये आपका 1.5, जी हाँ 1.5 किलोग्राम, या फिर आप इसको कहिएगा कि ये आपकी 1.5 किलोग्राम की होती है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि हृदय खाली स्थान संस्थान का अंग है। तो जो हृदय है ये आपका जो ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम है, मीन्स यहाँ पर कह सकते हैं कि जो रक्त का प्रवाह है, रक्त परिसंचरण का मुख्य भाग रहेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि आंतें खाली स्थान संस्थान की अंग हैं। तो यहाँ पर जो आंतें होती हैं, एक तो होती है आपकी छोटी आंत और एक बड़ी आंत, ठीक है। तो ये दोनों ही आपकी पाचन क्रिया का भाग रहेंगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है और ये आपका आज 100वां क्वेश्चन हो जाएगा। हमारे शरीर में खाली स्थान ज्ञानेंद्रियां होती है। तो हमारे शरीर में ज्ञान इंद्रियों का मतलब है सेंसरी ऑर्गन, जी हाँ इंग्लिश में इनको सेंसरी ऑर्गन, ज्ञान इंद्रियों का मतलब है जिनसे आपको जो बाहरी वस्तुएं हैं उनका पता लगता है। जैसे कि आपको आवाज़ है अपने कानों से सुनाई देती है, आँख से आप अच्छी चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है, नाक से सूंघने का काम करते हैं, आपको स्मेल का पता चलता है, जीभ है इससे आपको टेस्ट का पता चलता है, और जो हमारी स्किन है उस स्किन से हमें ठंडे और गर्म का आभास होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि ग्रंथियां जो हैं खाली स्थान प्रकार की होती हैं। तो ग्रंथियां ये दो प्रकार की रहती हैं, ठीक है, एक तो होती है अंतःस्रावी और एक होती है बहिर्स्रावी, ठीक है, मीन्स एक तो इंटरनल सेक्रेशन करती है हार्मोन का और एक एक्सटर्नल सेक्रेशन करती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है, आप इनको ग्रंथियों को एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन कह सकते हैं, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अगला प्रश्न है, शिराएं तथा धमनियां खाली स्थान संस्थान की अंग हैं। तो जो शिराएं हैं और धमनियां हैं ये रक्त प्रवाह की, ठीक है, जो रक्त परिसंचरण है इसका मुख्य भाग हो रहेंगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि खिलाड़ी को हमेशा समय का क्या होना चाहिए। जी हाँ ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पर उन खिलाड़ियों के लिए जो खेल तो खेलना चाहते हैं लेकिन जो कोचिज़ की डांट है, डपट है, उससे उनको एलर्जी रहती है। तो भाई समय के आप पाबंद रहें, और जी हाँ अगर जो खिलाड़ी समय का पाबंद रहेगा तो वो नीरज चोपड़ा की तरह मेडल जीत सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि खेलकूद व्यक्ति का खालिस्तान विकास करते हैं। तो जो खेलकूद है ये व्यक्ति का क्या करते हैं, सर्वांगीण विकास करते हैं, और सर्वांगीण विकास का मतलब है कि आपका शारीरिक, मानसिक, संवेगिक और इसके साथ में जो भावात्मक विकास है ये आपका हो जाएगा और मानसिक विकास भी होएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि एथलेटिक्स में ट्रैक एवं खाली स्थान इवेंट होते हैं। तो एथलेटिक्स के अंदर आपके ट्रैक एंड फील्ड, ठीक है, आप इसको ये कहिएगा कि एथलेटिक्स कहिए या फिर एथलेटिक्स का दूसरा नाम है ट्रैक एंड फील्ड। और ट्रैक एंड फील्ड का मतलब है कि आपके जो मैचेस खेले जाएंगे वो कुछ इस तरह के मैचेस होंगे, जी हाँ, जिसके अंदर आपका ट्रैक इवेंट रहेंगे, ठीक है, ये आपका ट्रैक हो गया भाई, ठीक है, ट्रैक पर भी आपके इवेंट खेले जाएंगे और साथ में आपके जो फील्ड वाला इवेंट है यहाँ पर भी आपके इवेंट चलते हैं। फील्ड इवेंट में आपके हो जाते हैं गोला, ठीक है, जिसको आप गोला फेंक या फिर शॉर्टपट कहते हैं, या फिर इसको आप कहिएगा कि थ्रोइंग और जंपिंग इवेंट्स, ठीक है। थ्रोइंग इवेंट भी 4 हैं और आपके जो जंपिंग इवेंट्स है ये भी 4 होते हैं जो आपके फील्ड एरिया के अंदर खेले जाते हैं। और ट्रैक पे आपकी जितनी भी दौड़ें होती हैं, ये रेसेस होती हैं, वो आपकी कंप्लीट करवाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है आपसे ये कि खाली स्थान की भावना से विश्व में शांति स्थापित करने में सहायता मिलती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से आप विश्व में शांति को स्थापित कर सकते हैं और इसी का उद्देश्य, जी हाँ, इसी उद्देश्य को लेकर है जो ओलंपिक खेल है उनको चलाया गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि क्राउच स्टार्ट खाली स्थान प्रकार का होता है। तो जो क्राउच स्टार्ट है ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर आप इसको कह सकते हैं एक तो क्राउच स्टार्ट, या फिर इसको बंच स्टार्ट, या फिर बुलेट स्टार्ट कहिएगा, ठीक है। दूसरा होता है इसके अंदर मीडियम स्टार्ट और तीसरा होता है एलोंगेटेड स्टार्ट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि मिताली राज खाली स्थान से संबंधित है। तो मिताली राज है ये आपकी क्रिकेट खेल से संबंधित है। कृष्णा पूनिया एक खाली स्थान है। तो कृष्णा पूनिया है एक एथलीट है और एथलेटिक्स मींस ट्रैक एंड फील्ड से संबंधित है, और इनका जो गेम है वो है आपका डिस्कस थ्रो, ठीक है, जिसको आप हिंदी में कहते हैं तस्तरी फेंक, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूँ, तस्तरी फेंक इसको कहा जाता है भाई, ठीक है, हिंदी में, और वैसे आप इसको कहते हैं डिस्कस थ्रो।
और डिस्कस में भी आप याद रखिएगा एक ही एस लगाइएगा। अगर यहाँ पर देखिए ये अब डिस्कस है मीन्स तस्तरीफ़ेक है, और अगर मैं इसमें डबल एस कर दूंगा तो ये भाई आपका हो गया कि आप किसी बात पर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, मीन्स आप उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि हर्षिता तोमर खालिस्तान खेल से संबंधित है। तो हर्षिता तोमर का खेल है नौकायन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि दीपा करमारकर खालिस्तान खेल से संबंधित है। तो जो दीपा करमारकर है जिम्नास्टिक से संबंधित है और भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं जो जिम्नास्टिक इवेंट्स में जिसने पार्टिसिपेट किया है भारत की तरफ से। और चौथा स्थान रियो द जनेरियो, जी हाँ 2016 का जो रियो द जनेरियो हुआ है उसमें जिम्नास्टिक के जो इवेंट्स हुए थे उसमें 4th प्लेस इन्होंने हासिल की थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी खालिस्तान रही है। तो यहाँ पर जो महिलाओं की भागीदारी है ये क्या हो रही है, अभी बढ़ रही है, ठीक है, भागीदारी बढ़ रही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि सन 1982 में भारत की खालिस्तान ने नौकायन में स्वर्ण पदक जीता था। तो जो 1982 के अंदर जो नौकायन की प्रतियोगिता हुई थी उसमें मीनू कजारिया ने, ठीक है, मीनू कराजिया ने यहाँ पर मेडल जीता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, चलिए मैं इसको, हाँ मीनू कराजिया नाम है भाई, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि फोगाट बहनों का संबंध खालिस्तान राज्य से है। तो जो फोगाट बहनें हैं जिसके अंदर आपकी गीता, बबीता, ठीक है, और यहाँ पर जो विनेश, ठीक है, तो ये फोगाट बहनें हैं, याद रखिएगा। और इनका संबंध हरियाणा के भिवानी ज़िले से है। और इसके साथ में यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो ये फोगाट बहनें हैं ये रेसलिंग खेल से संबंधित रहेंगी, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि सेरेना विलियम्स खालिस्तान से संबंधित है। तो जो सेरेना विलियम्स है इनका गेम हो जाएगा यहाँ पर टेनिस, ठीक है। और जी हाँ, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है और ये आज का लास्ट प्रश्न रहेगा। 115, जी हाँ 116 क्वेश्चन, जी हाँ हर बार एक क्वेश्चन ज़्यादा करवाता हूँ मैं। तो पीवी संधू का संबंध खालिस्तान से है। तो जो पीवी संधू है इनका जो संबंध है ये बैडमिंटन खेल से है। और पीवी संधू, जी हाँ याद रखिएगा भाई, 2016 के अंदर ये जीत चुके हैं रजत पदक, ठीक है। चलिए रजत लिख दिया है मैंने, माफ़ी चाहूँगा मैं। तो ये जीत चुकी हैं रजत पदक। और 2020, जी हाँ अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है 2020 के नाम से जाना जाएगा, हालांकि हुए 2021 में। तो ये जो आपका ओलंपिक हुआ है इसमें इसने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। इसका आप कह सकते हैं कि जो कांस्य पदक है इनका आया है। और भारत की पहली महिला खिलाड़ी है जिसने भारत के लिए 2 लगातार मेडल जीते हैं ओलंपिक खेलों में। चलिए तो ये थे आज के यहाँ पर प्रश्न 115। कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं, जी हाँ वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने सभी साथियों तक शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि हम आपके लिए और भी ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर आएँ। तो मुझे फीडबैक भी देना ज़रूर, मुझे जो फीडबैक है वो भी ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए जो नए क्वेश्चन है और कुछ नई प्रिपरेशन है वो करके लेके आ सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।